Good afternoon, everyone. Uh, Today is 25th of September, and we are back again at CSAP with today's newspaper analysis. Like every day, today also we would be covering 5 important articles, and all of those are from the perspective of appearing in the mains of UPSC as well as APSC एग्जाम्स. ठीक है. सो आज जो 5 आर्टिकल चूज किया है, एक स्पेसिफिक ट्राइबल राइट से एसोसिएटेड है. नॉर्थ ईस्ट में एक्सक्यूज मी लैंड राइट्स के कंटेक्स्ट में है. रिसेंटली आसाम के एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ बीघा जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रांसफर की गई है, तो उस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल है जिसमें ट्राइबल राइट्स, लैंड राइट्स वगैरह के डिस्कशन हुआ है. सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट इमर्जिंग सिचुएशन ऑफ फ्लड्स स्पेशली इन अर्बन इंडिया, सिटीज, टाउन्स, जो पेरी अर्बन एरियाज है वहां पे इंटेंस रेनफॉल से इमीडिएट सिचुएशन अराइज हो जाता है जो फ्लड जैसा होता है. तो द नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कसेस दोज डायमेंशंस. थर्ड इज अबाउट पर्सनालिटी राइट्स. वी हैव सीन डिस्कशन रिगार्डिंग राइट टू प्राइवेसी, जो पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में क्या क्या इनकम पास होता है, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हुए नाउ इवन पर्सनालिटी राइट्स have also been recognized by the high courts. Honorable High Court of Delhi and some other high courts have also shown the precedents of recognizing personality rights. ये personality rights होते क्या है, ये हम आर्टिकल के डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तब देखते हैं. Fourth is from the perspective of the preliminary examination, e-signature. This feature has been launched by Election Commission of India. ये associated है आपका वोटर लिस्ट से नाम के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिलीशन, वेरिएशन के लिए आपको ई सिग्नेचर का अब प्रावधान दे दिया. एंड देन विकसित भारत बिल्डाथॉन, एक काइंड ऑफ इनोवेशन का मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया है फॉर विकसित भारत. विकसित भारत इज, एज ऑल ऑफ अस नो, इट्स द प्रोग्राम और द आइडिया और द विजन फॉर 2047 डेवलप्ड इंडिया, है ना, डेवलप्ड कंट्री 2047 तक. So let's get started. This is our Telegram channel. You may consider subscribing or joining this group by scanning this QR code. You can get access to the current affairs PDF and rest of the informative documents on this Telegram as well as on the CSAP official application. This is about me. I have spoken enough about this in almost all videos. दिस इज समथिंग जो हम लोगों ने रिसेंटली रिलीज किया. हम लोगों ने स्पेशली फॉर दोज हु आर अपीयरिंग इन मेंस, हम लोगों ने पूरा सिलेबस को मेंस के लिए रिवाइज करने के लिए क्विक पॉइंटर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है. 1 पेजर नोट है सारे टॉपिक्स के. ये जो इस साल मेंस दे रहे हैं, जिन्होंने मेंस के लिए पढ़ाई कर रखी है लेकिन जिनको ये मुश्किल हो रहा है कि लास्ट के 2 हफ्ते में हम लोग इंटेंसिव एनरिच रिवीजन कैसे करें, ये उनके लिए. ठीक है. अगर आप अगले साल प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर योर ईयर लॉन्ग स्टडीज. ये क्या है, ये अगर आपने मेंस के लिए पढ़ रखा है, अब लास्ट के 2 हफ्तों में अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो क्विक रिवीजन के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए ये है. ठीक है. सो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर दोज हु आर अपीयरिंग इन मेंस दिस ईयर. ठीक है. ये आपको एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे अवेलेबल है. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड जो फाउंडेशन बैच है ना, जो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर 50% ऑफ है, दुर्गा पूजा का ऑफर. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. फर्स्ट आर्टिकल किस बारे में? ट्राइबल लैंड्स के बारे में, ट्राइबल लैंड्स के राइट्स के बारे में. स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अगर आप बेसिक पॉलिटी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको पता है कि ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 5th and 6th शेड्यूल दिया हुआ है, जो स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट किया गया विद एन इंटेंशन टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, है ना. तो उसके कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल को देखना है. क्या हुआ है
कि रिसेंटली लगभग 3000 बीघा जमीन जो है, 3000 बीघा जमीन ऑफ ट्राइबल लैंड इन दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, वो जो नागालैंड और मेघालय के से कनेक्ट करता है ना, उस डिस्ट्रिक्ट में लगभग 3000 बीघा ट्राइबल जमीन वॉज अलॉटेड टू प्राइवेट सीमेंट कंपनी। ठीक है, ये सितंबर के फर्स्ट वीक में अलॉट हुआ था, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन आज के आर्टिकल में है। ठीक है, ये जो ट्राइबल लैंड अलोकेट किया है, उस because the way it has been allocated has sparked the debate regarding the rights of the tribal population over the land, as well as certain human vices or bad virtues, जैसे कि greed हो गया, corruption हो गया, ये कैसे cumulatively role play कर रहा है। At the same time, this has also sparked debate between constitutional protection and some kind of local corruption, कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, it has raised the larger question on the autonomy, governance, land ownership and commercialization of the resources in the northeast of India. आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल सेफगार्ड्स के बारे में पता होगा। देयर आर स्पेशल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 370, 371। आर्टिकल 371 के सेक्शंस है, 71A इज फॉर नागालैंड, 70 B इज फॉर असम, C इज फॉर मणिपुर, F फॉर सिक्किम, G इज फॉर मिजोरम एंड H फॉर अरुणाचल प्रदेश। ये स्पेसिफिक लीगल सेफगार्ड्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल्स 5 and 6। ठीक है, अब जो 6 शेड्यूल है ना, it provides for autonomous district council, जिसके पास इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है एंड उनके पास अपने फाइनेंशियल पावर्स भी है। ये सब अपना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अपना जुडिशियरी, अपना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, अपने फाइनेंशियल अथॉरिटी, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्यों दी है? सो दैट दे कैन सेफगार्ड the rights of the local tribal population, है ना, to safeguard the tribal land, to safeguard the resources, to safeguard the culture and the traditions of the local population. Traditionally, historically, ये अरेंजमेंट जो है, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटीज है, जो एज ओल्ड ट्रेडिशन रहा है वहां पे रूलिंग का, उन्होंने हिस्टोरिकली दे हैव इंश्योर्ड दैट लोकल सेल्फ गवर्नेंस ओवर द लैंड, फॉरेस्ट एंड अदर रिसोर्सेस, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन में कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस होता है ना, तो अब तक जो था ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली उन्होंने अच्छे से सेफगार्ड किया था, बट सीम्स लाइक देयर आर सर्टेन चेंजेस हैपनिंग। वो क्यों हो रहे, कैसे हो रहे, इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इस आर्टिकल में जो इश्यूज हाईलाइट किए गए, की इश्यूज दोज दैट हैव बीन हाईलाइटेड आर, एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि ये सीमेंट की कंपनी होगी या कोई और अदर इंडस्ट्रीज हो जाता है, दे इंडल्ज इनटू एनक्रोचमेंट ऑन लैंड। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 200 बीघा जमीन दे दी है, आपने 200 बीघा के जमीन के आसपास से हर साइड से 2-2 फीट एक्स्ट्रा ले लिया, है ना, बाउंड्री वॉल की जो जगह थी वहां से आपने 1-1 फीट और एक्सटेंड करके ले लिया, इनक्रोच कर लेते हैं आसपास के, जितना अलोकेट हो उससे ज्यादा लैंड को वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो कॉर्पोरेट का ये इनक्रोचमेंट हो जाता है और लैंड का एलिनेशन हो जाता है, पीपल गेट डिटैच्ड फ्रॉम देयर ओन लैंड, है ना। अगर ये जो लैंड अलॉटमेंट है, अगर वो लार्ज स्केल में हो जाए टू प्राइवेट प्लेयर्स, देन जो लोकल ट्राइबल है उनकी ओनरशिप को ये अंडरमाइन कर देता है, इट अंडरमाइंस द लोकल ट्राइबल ओनरशिप। द प्रॉमिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसके लिए ये लैंड अलोकेट किया गया था, दैट एक्चुअली गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। डेवलपमेंट साइड में रह जाता है, जो इकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन है वो हो जाता है। देन नेक्स्ट इशू इज जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स है, इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडिशनल है, मतलब लोकल कोई जुडिशियल सिस्टम है या लोकल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का सिस्टम है,
वो जो लोकल ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है वो दे एंड अप लूजिंग देयर टर्फ, इरोजन हो जाता है उनके इंस्टीट्यूशन का, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। ऑल्सो जो कुछ लोकल लीडर्स है, some of them, not all, some of them are gullible और some of them are corrupt, और वो अपने पर्सनल ग्रीड के चक्कर में, पर्सनल गलिबिलिटी के वजह से they end up compromising the safeguards of the overall tribal population. फिर जो customary laws है they get diluted by the state and central political forces. okay, ये इशू इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। फिर सोशो कल्चरल वल्नरेबिलिटीज भी है, जैसे कि अनलाइक अदर कम्युनिटीज जहां पे लैंड जो है, जो इट इज जस्ट कमोडिटी, in tribal population, in the tribal community, this land is not merely a commodity, but it is actually tied to the identity of the tribal population, to the culture of the tribal population and the spirituality survival of the population. So अगर इतना सब कुछ ट्राइबल लोगों का उस लैंड के ऊपर डिपेंडेंट है, so loss of land would directly imply uprooting the community life. चौथा पॉइंट जो आर्टिकल में डिस्कस किया गया, दैट वाज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो दिए गए, दोज आर इनएडिक्वेट टुडे, दोज आर एब्सोल्युटली इनएडिक्वेट टुडे। जो सेफगार्ड्स दिए गए, दे डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंटरनल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट से तो प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि शेड्यूल 6 जो है या शेड्यूल 5 जो है, वहां पे कोई अगर आउटसाइड ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, आउटसाइड ऑफ द ट्राइबल लैंड, if somebody wants to invest or somebody wants to get inside or somebody wants to exploit, they'll have to take cognizance or consent of the local tribals, ठीक है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए, इंटरनल थ्रेट्स के लिए नहीं है। मतलब कोई अगर लीडरशिप की, लोकल लीडरशिप जो ट्राइबल पॉपुलेशन का लीडर है, उसमें अगर ग्रीड हो या उसमें अगर ऑथोरिटी को मिसयूज करने की टेंडेंसी हो, उससे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ही आल्सो बिलोंग्स टू द सेम लैंड, है ना। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर ट्रेडिशनल ऑथोरिटी फिगर। जो लोकल ट्रेडिशनल ऑथोरिटीज है, जो लीडर्स है, उनके लिए तो कोई क्वालिफिकेशन है नहीं, ना ट्रांसपेरेंसी की, ट्रांसपेरेंसी है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं है। तो ये एक मेजर कंस्ट्रेंट आ जाता है, इशू ऑफ डिस्कशन हो जाता है। व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? अब इससे आगे कैसे बढ़ा जाए? फर्स्ट, जो safeguards है, we need to revisit and reform those. It is high time that we amend the 6th schedule provisions. Why? Because we need to address the present day socio-economic challenges. ये जब 6th schedule को incorporate किया गया था, तब के socio-economic challenges, political challenges were way lot different than what they are today. So it's a high time that we should consider revisiting and reforming those safeguards. Okay. Then next aspect is जो traditional authorities है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना जरूरी, बी इट एजुकेशन, बी इट स्किल्स, बी इट ट्रांसपेरेंसी नॉर्म, बी इट अकाउंटेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। ये सारे केसेस में कैपेसिटी बिल्डिंग इज नेसेसरी फॉर द लोकल ट्रेडिशनल ऑथोरिटीज। जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, वो जो क्राइटेरियाज है, वो उनको और ज्यादा सेफगार्ड करना ज्यादा जरूरी है। We need stronger environmental and social impact assessment. We need to balance development and protection. The next point is awareness of the community. Tribal population ka awareness is also very important part for revisiting or revising or reforming the current situation. Here is your MCQ. You can pause the video and try and solve it.
which of the following provisions relate to the protection of tribal land and autonomy in northeast of India? Article 371 ये yes, 6th schedule yes, forest rights act yes, 5th schedule अप्लाई होता है क्या? The answer is C. Let's move on to next article. Article of urban flooding and monsoon preparedness. The second article that we are going to discuss is the urban flooding and monsoon preparedness. Recently क्या हुआ है ना कि जो इंडिया का जो अर्बन लैंडस्केप है, मतलब अर्बन, पेरी अर्बन, टाउन, सिटीज, मेट्रोपॉलिटन, ये जो लैंडस्केप है ना, वहाँ पे पिछले कुछ सालों से अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, उसका क्वांटिटी शॉर्ट स्पैन में बहुत ज़्यादा, एंड दैट इवेंचुअली लीड्स टू द फ्लड लाइक सिचुएशन. जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर वो एक्सेसिव स्ट्रेस को बिल्डअप कर देता है और पूरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है. तो इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट्स भी है और कुछ नेचर में आने वाला वेरिएशन भी है. तो ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे चीज़ों को चेंज करना है, इसके बारे में ये नेक्स्ट आर्टिकल है. कंटेक्स्ट क्या है? लाइक वी डिस्कस, एवरी ईयर इंडियन सिटीज फेस फ्लडेड रोड्स, है ना, वाटर लॉगिंग हो जाता है. यहाँ पे गुवाहाटी में भी वही हालत हो जाती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स हो जाता है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे. चैलेंजेस जो आए ना, वो काफी सरफ से आए. एक कि जो रेनफॉल पैटर्न है ना, द वे आर मॉनसून यूज टू मूव फॉरवर्ड, उसमें पैटर्न में बहुत चेंज आया. एक, ऑनसेट अर्ली हो जाता है, दैट मीन्स बहुत जल्दी बारिश शुरू हो जाता है. फिर इंटेंसिटी एक्सट्रीमली हाई है, एंड देन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रेनफॉल इंटेंसली बढ़ जाता है. ठीक है, दिस ओवरऑल थिंग, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, अर्ली ऑनसेट, हाई इंटेंसिटी, शॉर्ट ड्यूरेशन रेन इवेंट्स, ये सब ने जो एग्जिस्टिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ओवरवेल्म कर दिया है, उसके कैपेसिटी के आगे निकल गया है. अब इस जो हम लोग ने अभी जस्ट डिस्कस किया, उन्हीं को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. की इश्यूज क्या है? चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, है ना, मतलब अभी जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, बहुत ज्यादा लोकलाइज्ड है और बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है. मतलब बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ, हाई डेंसिटी के साथ, कम टाइम में, कम जगह पे शुरू हो जाता है. ऑल्सो जो मतलब फॉर एग्जाम्पल जितना पहले एक दिन में होता था, उतना अब सिर्फ 1 से 3 घंटे के स्पैन में हो जाता है और बाकी का पूरा दिन खाली रहता है. जो पूरे दिन भर थोड़ा 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 बारिश हो सकता था, आज वो सिर्फ 1 या 2 या 3 घंटे में पूरे दिन का बारिश खत्म कर देता है. वो एक रिपोर्ट है जिसने ये नोटिस किया कि 65% ऑफ इंडियन तहसील हैव रिकॉर्डेड द हेवी रेनफॉल डेज में राइज. पहले अगर 20 हेवी रेनफॉल डेज होते तो आज 40 हो रहा है. पहले अगर 100 होते थे, 100 तो नहीं होते, अगर पहले 30 होते थे तो अब 50 हो रहा है. ठीक है, फिर जो हमारा जो मॉडल्स है प्रिपेयर्डनेस के, वो आउटडेटेड हो चुके हैं. आज भी प्री मॉनसून प्रिपेयर्डनेस की ड्राइव होती है, मतलब मॉनसून आने से पहले आपका सीवेज सिस्टम क्लीन किया जाता है, डिसिल्टेशन होता है, जो बीच में गंज जमा है उसको क्लीन किया जाता है. ये प्रोटोकॉल आज भी फॉलो होता है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये प्रोटोकॉल अब आउटडेटेड हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल जो डिसिल्टिंग होता है ना, जो जमा हुआ कूड़ा कचरा जो है ड्रेनेज में, उसको निकालने का काम ये जून में होता है एज पर द कैलेंडर. बट मुंबई जैसे शहर है या जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे बारिश ही बहुत जल्दी शुरू हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल मुंबई के जो बारिश है, मुंबई रेंज जो है, दे कम इन द लास्ट वीक ऑफ मे. ऑल्सो जो ड्रेनेज डिजाइन है, जो पुराने ड्रेनेज डिजाइन है, दे आर स्टिल बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म सीजनल एवरेजेस. पूरे सीजन का एवरेज में कितना बारिश वहां पे होता है, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से वो ड्रेनेज
डिजाइंड है, बट नाउ द रेनफॉल इज नॉट लॉन्ग टर्म एवरेज वाला ना, अभी लोकलाइज हाई इंटेंसिटी वाला हो चुका है, सो शॉर्ट बर्स्ट वाला है. सो वी नीड टू रीडिजाइन आवर ड्रेनेज सिस्टम. This has also increased the urban vulnerability for the flash floods kind of situation. It has also become a leading cause of the natural disaster related losses in India. मतलब एक सिंगल फ्लड आ जाता है और 8-9 हजार करोड़ का नुकसान करके चला जाता है, इतनी ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होती है. देन वी ऑल्सो हैव सर्टन इंस्टीट्यूशनल एंड सिस्टमिक वीकनेसेस, जैसे कि देयर इज अ पुअर कोऑर्डिनेशन between storm water management and the waste management. ये completely अलग अलग डिपार्टमेंट्स है. वेस्ट मैनेजमेंट का काम है पोल्यूशन कूड़ा कचरे को मैनेज करना, एंड स्टॉर्म वाटर का काम है अगर फ्लड लाइक सिचुएशन हो तो इसको डील करना. ये दोनों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. दीज आर द वन हु शुड एक्ट एज द स्टेप वन prepared in preparedness, and these will come after once the desiltation has happened, the cleaning has happened ड्रेनेज का. लेकिन इनके इन दो डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट बहुत रेयरली करता है. देन जो आउटडेटेड आईडीएफ है, मतलब इंटेंसिटी ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी जो कर्व्स होते हैं ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं. जो टोपोग्राफी है एंड जो माइक्रो कैचमेंट एरिया की हाइड्रोलॉजी है, जो टोपोग्राफी है जैसे आपका ज्योग्राफी है, और जो कैचमेंट एरिया होता है उसका जो माइक्रो कैचमेंट एरिया की जो हाइड्रोलॉजी है, उसका सिटी प्लानिंग में इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से नहीं है. इट इज बिकॉज ऑफ द पुअर और इनएडिक्वेट इंटीग्रेशन इन सिटी प्लानिंग. व्हाट आर द सॉल्यूशंस? बहुत सिंपल सॉल्यूशंस है. एक, सब डेली रेनफॉल इंटीग्रेशन है ना, मतलब जो रियल टाइम रेनफॉल डेटा है उसको यूज करना है फॉर मानसून प्लानिंग, है ना. जो ड्रेनेज डिजाइन है वो आवरली रेनफॉल एक्सट्रीम को कंसिडर करके डिजाइन करना है. आप देयर हैज टू बी अ स्टॉर्म वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट के बीच में सिनर्जी. दे शुड वर्क इन टैंडम, दे शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर. लाइक वी डिस्कस अर्लियर कि वेस्ट कलेक्शन एंड ड्रेन क्लीनेज का जो क्लीनिंग का जो शेड्यूल है, दैट शुड बी अलाइंड. एग्जाम्पल, ये विजयवाड़ा मॉनसून रिस्पॉन्स टीम जो है, दिस हैज रिड्यूस्ड वाटर लॉगिंग. अब आई एम सॉरी आई कैन नॉट टेक, बट आई हैव अ पर्सनल फीलिंग ऑफ प्राउड बिकॉज ऑफ very close friend of mine is posted in this particular location, has worked in this particular project, है ना. वो 18 बैच के IAS है, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट टेक द नेम. बट ये विजयवाड़ा वाला जो नेशनल रिकॉग्निशन मिला है ना रिस्पॉन्स टीम को, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन काफी हद तक रहा है. नेक्स्ट इज अपडेटिंग IDF कर्व्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन. ये सब हमें अब अपग्रेड लाना जरूरी है, अपडेट लाना हैज बिकम द नेसेसिटी. हियर इज द क्वेश्चन. You can pause the video and try and answer this question. I'll give you the answer, or you can comment answers in comment section. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसको तो मतलब नींद में से उठ के आपने सॉल्व कर देना चाहिए. फर्स्ट स्टेटमेंट, अर्बन फ्लडिंग इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय एक्सेसिव सीजनल रेनफॉल टोटल्स rather than short duration high intensity event. ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो ऑप्शन ए गया, ऑप्शन डी गया. सो ऑप्शन बी और सी है जिसमें दो कॉमन है, तो सेकंड स्टेटमेंट हैज टू बी करेक्ट. डोंट इवन नीड टू रीड द सेकंड स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 3, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैव नो सिग्निफिकेंट रिलेशन. अभी तो हम लोग ने डिस्कस किया, दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट को रिलेशन. सो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द आंसर इज बी, 2 only. The next article is
नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पर्सनालिटी राइट्स. पर्सनालिटी राइट्स रिसेंटली क्या हुआ है, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना, फिर वो एक्टर्स हो, जैसे जैकी श्रॉफ है या अनिल कपूर है या ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन है, ये हो या सिंगर्स हो जैसे कि अरिजीत सिंह है, तो कुछ लोगों ने उनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, जैसे कि उनका सिग्नेचर है, उनका वॉइस है, अरिजीत सिंह का आवाज है, इन सबको यूज करके कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया. किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसका कोई गाना बना दिया, किसी ने कोई वीडियो बना दिया, किसी ने कुछ उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया. तो ये सारा जो यूटिलाइजेशन है उसके अधिकार उस इंडिविजुअल के हैं, किसी और के नहीं. इसको दर्शाता है ये पर्सनालिटी राइट्स. ठीक है, जो पर्सनालिटी राइट्स को जाने से पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं. रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली गेव प्रोटेक्शन टू द पर्सनालिटी राइट्स ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर जैकी श्रॉफ सबको, इनको सबको एक साथ दे दिया है ना. क्यों दिया? क्योंकि देयर इज अ ग्रोइंग मिसयूज ऑफ AI generated deepfakes, voice cloning and unauthorized merchandise that has triggered the judicial recognition of the personality rights. जुडिशियरी ने पर्सनैलिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज कर दिया, बट इट हैज रेज्ड कंसर्न्स ओवर बैलेंसिंग द राइट टू प्राइवेसी, द ऑटोनॉमी, द आइडिया ऑफ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. क्या 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 है, लेट्स सी इन डिटेल्स. पहले ये देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या है. पर्सनैलिटी राइट्स क्या है कि अगर कोई किसी का नाम यूज कर रहा है, किसी की सिग्नेचर यूज कर रहा है, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स यूज कर रहा है, जैसे कि वॉइस हो गया, गायकी हो गई, मिमिकिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, और उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहा है. कमर्शियली यूज करना अलग बात है और कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना अलग बात है, कर रहा है. तो दैट पार्ट, दोज पार्ट आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी राइट्स. इंडिविजुअल का नाम, लाइकनेस मतलब उनके जैसे दिखना, इमेज, वॉइस, सिग्नेचर एंड अदर डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन. वेयर इज इट रूटेड इन, मतलब इसका बेसिस क्या है इसको प्रोटेक्शन का? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन्स ऑफ प्राइवेसी, मतलब राइट टू प्राइवेसी जो होता है, डिफेमेशन का है, पब्लिसिटी राइट्स जो है, ये इनके कुछ कॉमन लॉज है, वहां से इसका प्रोटेक्शन आता है. देन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जो है, उसमें राइट टू प्राइवेसी भी कवर्ड है, राइट टू डिग्निटी एंड राइट टू ऑटोनॉमी भी कवर्ड है. देन देयर आर सर्टन लोकल लॉज, सर्टन पार्लियामेंट्री लॉज, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हो गया, कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, ट्रेडमार्क्स एक्ट है 1999 का. देयर आर मल्टीपल लीगल डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट द राइट लाइक these पर्सनैलिटी राइट्स. इसके पहले की जुडिशियल प्रेसिडेंट्स का आर राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994 का है, जिसमें कहा था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है. रजनीकांत केस जो है मद्रास हाईकोर्ट 2015 का, उसमें भी अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को मना कर दिया था विदाउट परमिशन. फिर अनिल कपूर वर्सेस ऑनलाइन एंटिटीज का दिल्ली को हाईकोर्ट का 2023 का है. सिमिलरली जैकी श्रॉफ का 2024 का है, अरिजीत सिंह का भी 2024 का है ना, क्योंकि उन्होंने भी, उनके लिए भी ये राइट का जरूरी है, क्योंकि उनके वॉइस को यूज करके कोई AI का यूज करके उनके नाम पर गाने बना रहे हैं. इसमें कंसर्न्स एंड चैलेंजेस क्या है? एक, कोई भी एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं है जो सब कुछ कवर करता है. जैसे हम लोगों ने देखा 5, 6, 7, 8 लॉज है जो सब मिलके इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. देयर इज नो वन सिंगल क्लियर लॉ, सो देयर इज द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ. सेकंड डिबेट है कि फ्री स्पीच वर्सेस पर्सनैलिटी राइट्स, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है उसमें इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सटायर, पैरोडी, आर्ट एंड क्रिटिसिज्म. ऑल्सो अगर आप ओवर प्रोटेक्शन के पीछे भागोगे तो शायद जो क्रिएटिविटी है, जो फ्री एक्सप्रेशन है, उसको आप दबा दोगे. अभी फॉर एग्जांपल लास्ट वीक 19 सितंबर को जुबिन दा का अनफॉर्चुनेट डिमाइज हुआ. उसके बाद में कुछ फैंस ने जुबिन दा के पुराने गाने, जुबिन दा का पुराने वीडियोस को AI के द्वारा यूज करके अलग तरीके से प्रेजेंट किया. इट वाज अ मार्क ऑफ ट्रिब्यूट, ये एक श्रद्धांजलि थी. उन्होंने इसको AI को बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है ना. तो ये बहुत क्रिएटिव एक्सप्रेशन था टू पे होमेज, टू पे रिस्पेक्ट टुवर्ड्स जुबिन दा, करेक्ट.
तो ये क्रिएटिव यूटिलिटी को भी ये हैम्पर कर सकता है। और फिर नेक्स्ट कंसर्न क्या है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो जेंडर्ड है, मतलब जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, स्पेशली जो विमेन है, ये दे फेक दे फेस डीप फेक्स, मेकिंग प्राइवेसी प्रोटेक्शन क्रिटिकल बियॉन्ड द सेलिब्रिटी केस, है ना। सिर्फ सेलिब्रिटीज का क्यों, जो कॉमन पब्लिक कॉमन विमेन है उनके लिए भी तो ये दिक्कत है ना, उनकी भी तो डीप फेक्स का इश्यू होता है। देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनफोर्समेंट भी इसका डिफिकल्ट हो जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क चाहिए होगा, फिर दूसरा क्लियर एक्सेप्शन फॉर ये फ्री स्पीच, आर्ट एंड पैरोडी, स्ट्रॉन्गर डेटा प्रोटेक्शन, एआई का रेगुलेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एमसीक्यू है, इसको आप पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो, एंड प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन और यू कैन communicate with me as well. ये बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ई साइन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको दिया हुआ है कि जो एडिशन डिलीशन एंड करेक्शन ऑफ वोटर नेम्स है ना, इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक ई सिग्नेचर का फीचर ऐड कर दिया। ज्यादा कुछ नहीं इसमें, सितंबर 2015 मतलब इस मंथ से ईसीआई नेट पोर्टल जो होता है और जो ऐप है ना, जिसमें आधार बेस ओटीपी वेरिफिकेशन जो मैंडेट किया हुआ है, वहां पे डिलीशन करेक्शन के लिए ई साइन फीचर को ऐड कर दिया। इससे होगा क्या, इट विल स्ट्रेंथन वोटर ऑथेंटिकेशन, रिड्यूसिंग स्कोप फॉर फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन। जो रिसेंट इंस्टेंसेस ऑफ लार्ज स्केल वोटर रोल टैंपरिंग हुआ है उसको वो रिड्यूस कर देगा, एंड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ये अनदर एमसीक्यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन। Let's jump on the last and the final article of the day. It relates to the विकसित भारत बिल्डाथॉन। विकसित भारत क्या है, ये विकसित भारत 2047 तक, आजादी के 100 साल पूरे होने तक इंडिया को डेवलप्ड कंट्री में, डेवलप्ड नेशन में लेकर जाने का एक प्रोग्राम है, एक आउटलुक है ना। तो उसके लिए एक बिल्डाथॉन अरेंज किया गया। पर्पस टू स्पार्क एन इनोवेशन and empower young innovators as drivers of आत्मनिर्भर भारत। इनोवेशन को और प्रमोट करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया। जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है, ही लॉन्च विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025, है ना। ये क्या है, इट इज लार्जेस्ट एवर स्कूल हैकेथॉन। द पर्पस इज at building a culture of innovation and problem solving among the students। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की जो है DOSCL जिसे कहा जाता है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। इसमें थीम्स क्या है, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी एंड समृद्धि। गोल है जो यंग इनोवेटर्स है, जो ब्राइट माइंड्स है, दोज स्कूल चिल्ड्रंस विच हु हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, उनको सेलिब्रेट करना, उनको प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना, ये इसके पीछे का आइडिया है, ठीक है। एंड ये सेल्फ रिलायंस, जो आत्मनिर्भर भारत है, स्वदेशी, समृद्धि, इनको प्रोजेक्ट एंड प्रमोट करना है। इवेंचुअली इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन हब की तरह प्रेजेंट करना है, बनाना है। ओके, इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है ना कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया था, उसके साथ ये बिल्डाथॉन अलाइन करता है। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो जो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ APSC एज वेल एज UPSC, ये अब
CSAP के स्मार्ट बुक्स जो है वो एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल हो गए, ठीक है। इसमें टोटल 17 बुक्स है 10 प्रीलिम्स के लिए और 7 जो है वो मेंस के लिए है। फॉर any inquiry you can consider contacting on this number, and thank you. I'm genuinely thankful that you are coming regularly, consistently, you're following these articles and you're listening to me, and also some of you are giving very important valuable feedbacks. So see you tomorrow, see you again, stay well.